साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो ये तीन एक्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। ये तीनों एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 1858 और इसके बाद वाले जितने भी एक्ट्स आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम पिछले एक्ट्स के साथ कंपेयर करें जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा। तो यहाँ से जितने भी हम एक्ट्स पढ़ेंगे उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, और अभी तक तो साथियों आपको पता चल चुका होगा कि ये जो टॉपिक्स है इसको हमने अप्रोच कैसे करना है। इसका सिंपल सा अप्रोच है कि मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अगर आप पेपर से पहले 5 से 6 रिवीजन नहीं दोगे तो ये चीज़ें याद नहीं रहने वाली है। देखो जी, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो देखो, एक तो आपने याद रखना है कि ये जो एक्ट है इसको हम एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि विच एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है, जो प्रोविजन था इस एक्ट का, वो ये था कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अबॉलिश कर दिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत की थी इंडिया में, अब उसी कंपनी को ही अबॉलिश कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ था 1858 के अराउंड कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ गई? तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 1858 के आसपास में ऐसा कौन सा मेजर इवेंट हुआ था जिसने कि फोर्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया तो अब इंडिया को कौन चलाएगा? पावर किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो पावर ट्रांसफ़र कर दिया गया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन थ्रू इट्स गवर्नमेंट अब इंडिया को डायरेक्टली ये लोग रूल करेंगे। और साथियों, आपने पढ़ा था कि एक हमने पोस्ट डिज़ाइन की थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, अब उसको रीनेम करेंगे। अब इसको क्या कहा जाएगा? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी तक आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हमने 1773 का एक्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हम टर्म इस्तेमाल कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर 1833 का जब हमने एक्ट पढ़ा तो हमने देखा कि वो जो डेजिग्नेशन था वो चेंज हो गया और हमने कहना चालू कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसके डेजिग्नेशन को वापस से चेंज किया गया और अब इसको कहा जाएगा वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इस तरीके से जो पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना था उसका नेम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये नेम भी आपने याद रखना है। ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन कि पहला वाइस रॉय कौन था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। तो ये सभी नेम आपने साथियों याद रखने हैं। अब इसका जो अगला प्रोविजन था कि इन्होंने अबॉलिश कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो अगर आपको याद हो, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला जो कॉन्सेप्ट था ये किस एक्ट के थ्रू हमने इंट्रोड्यूस किया था? 1784 का एक्ट, अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसके हमने क्या, इसको टास्क क्या मिला था? पॉलिटिकल अफेयर्स को स्टडी करने का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपको पता है ये 1773 का जो एक्ट का प्रोविजन था वहाँ पे ये हमने टर्म देखा था और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। ठीक है, बाद में चेंजेस करे गए। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था तो पावर को डिस्टिंग्विश किया गया था। कुछ जो पावर था पॉलिटिकल पावर, उसको स्टडी करने का जो अथॉरिटी था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था। रेवेन्यू मैटर्स किसने डील करना था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करना था। और इन दोनों को ही कलेक्टिवली हम कहते थे कि डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसको भी इन्होंने खत्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एज पर विच प्रोविजन ऑफ एक्ट there was abolition of board of control and court of directors? So it was government of India Act 1858। फिर इन्होंने एक नई पोस्ट बनाई जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये भी आता है पेपर में क्वेश्चन कि किस एक्ट के अकॉर्डिंगली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था उस बंदे का नेम था लॉर्ड स्टैनली। तो आप सोचोगे कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो चेंज हो गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया, एक नई पोस्ट बना दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों के अब क्या टास्क क्या होंगे, इनके फंक्शंस क्या होंगे? तो देखो, इनके फंक्शंस क्या होंगे। अगर हम बात करें वाइस रॉय ऑफ इंडिया की, तो ये जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो है ये साथियों रिप्रेजेंट करेगा, ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं। ठीक है, इन्हीं को हमने समझना है कि अगर नई कोई पोस्ट इंट्रोड्यूस की जा रही है तो इसके क्या फंक्शंस होंगे, क्या टास्क इसके रहेंगे। तो ये जो वाइस रॉय है ये किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा? ये ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, तो देखो ये जो सेक्रेटरी स्टेट है ये ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कहाँ पे? ये हम इंग्लैंड की बात करें तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कैबिनेट मिनिस्टर है तो ऑब्वियस सी बात है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को।
ठीक है, तो बस ये याद रखना है आपने, ये जो वाइस रॉय है ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ब्रिटिश क्राउन का, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, ये याद रखना है आपने। और इसको बहुत पावरफुल बनाया गया, वाइस रॉय से ज़्यादा पावर जो थी किसको प्रोवाइड करी गई थी, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। हमें कैसे पता चलता है, देखो इसकी मदद करने के लिए एक काउंसिल बनाई जाएगी, उस काउंसिल में 15 मेंबर रहेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वी क्रिएटेड अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड दिस वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जाएगी जो इसको असिस्ट करेंगे, ठीक है। और इसका चेयरमैन कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, किसका, ये जो 15 मेंबर का काउंसिल होगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन साथियों आपने याद रखनी है। और एक और आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि 1935 में एक प्रोविजन किया गया कॉमन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। कॉमन किसके लिए, इंडिया और बर्मा के लिए। तो 1935 में पहली बार जब पहला सेक्रेटरी कॉमन सेक्रेटरी बना था इंडिया और बर्मा का, तो उस सेक्रेटरी का नेम था लॉर्ड डुंडस, ठीक है। तो ये नेम भी आपने याद रखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से कम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब आप देखते हो तो इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पे एक प्रोविज़न किया गया कि जो ये इंडियंस हैं, इंडियंस को अब जोड़ा जाए, इंडियंस को जोड़ा जाए किसके साथ में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में। तो आपको पता है कि पिछली क्लासेस में हमने देखा था 1853 का जो एक्ट था वहाँ पे हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, और उसका सिंपल सा पर्पस क्या था, कानून बना। ओबीसी बात है, लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या मतलब होता है, कानून बनाना। तो जो प्रोविजन हमने 1853 में इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे लिखा भी था कि इंडियंस को धीरे धीरे इसमें इंक्लूड भी किया जाना चाहिए। तो वापस से इस बात को यहाँ पे रीइटरेट किया गया, वापस से दोहराया गया कि इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये होना चाहिए। तो ये प्रोविजन इसमें लिखा गया था। फिर अब जब रियलिटी चेक करते हो कि बाद में मतलब कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो आप देखते हो कि बिल्कुल इसको फॉलो किया गया। क्यों, कैसे, 1862 अगर आप देखोगे तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब ये 3 इंडियन कौन थे, बलवंत सिंह थे, महेंद्र सिंह थे और सर दिनकर राव थे। तो ये 3 नेम आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो 3 इंडियंस नॉमिनेट करे गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो कौन से 3 इंडियंस, तो इन तीनों इंडियंस के नेम आपने याद रखने हैं। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोविजन, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली जो लेजिस्लेटिव पावर था बॉम्बे और मद्रास का, उसको रीस्टोर किया गया था, ठीक है। अब रीस्टोर तो अभी यहाँ पे किया जा रहा है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इस पावर को ख़त्म कब किया गया था। लेजिस्लेटिव पावर का क्या मतलब होता है, कानून बनाने की पावर। तो कानून बनाने की जो पावर थी, आपको याद है 1833 के एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको खत्म कर दिया गया था, तो वापस से इसको बहाल किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही एंगल से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और प्रोविजन था इस एक्ट में, वो प्रोविजन क्या कहता है कि आने वाले समय में बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, पीबी का मतलब यहाँ पे पंजाब है, तो इन तीनों स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में देखो पूरे इंडिया के लिए क्या है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल के लिए स्टेट असेंबलीज है। तो इस एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है कि इन 3 एरियाज़ में आने वाले समय में इनका खुद का लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए। जब आप रियलिटी चेक करते हो तो 1862 में तो बंगाल में आ गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो है वहाँ पे 1886 में है, और पंजाब में आता है 1897 में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखना है। और जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस एक्ट से, वो आपने याद रखना है, वो है पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकग्नाइज करना, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम का साथियों सिंपल सा मतलब होता है मिनिस्ट्रीशिप, ठीक है। अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, या फिर अलग अलग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, मतलब सिंपली आप कह सकते हो कि लॉ मेकर्स को, ठीक है। तो लॉ मेकर्स को अलग अलग मिनिस्ट्री देना। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो किसी के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है, किसी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो अलग अलग पर्सन को अलग अलग जब आप डिपार्टमेंट दे देते हो, ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्री दे देते हो, उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। तो इसको रिकग्नाइज किया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो था ये पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट आ चुका था 1859 में, बस इसको यहाँ पे रिकग्निशन मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनफैक्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्ट से। आपने याद रखना है कि पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकग्नाइज किया गया था किस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, तो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। फिर इसके साथ आपने और याद रखना है कि जो वाइस रॉय है इसको ऑर्डिनेंस इशू करने की जो अथॉरिटी थी ये दे दी गई। तो वाइस रॉय जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। किस सिचुएशन में, अगर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए। वैलिडिटी कितनी रहेगी, 6 महीने की रहेगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इस एक्ट का भी नेम आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं साथियों इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने देखना है कि इन्होंने बोला था कि जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पे जो
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उनके नंबर को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, अब इस लाइन को आप समझो। एक तो डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऐसा प्रोविजन किस एक्ट में देखने को मिलता है जहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल एडिशनल मेंबर्स थे, ठीक है, उसके नंबर को इंक्रीज़ करने की बात की, तो 1892। एक तो डायरेक्ट यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, यहाँ से कुछ स्टेटमेंट इन्फर भी करे जा सकते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट कैसे इन्फॉर्म करे जा सकते हैं वो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो एडिशनल मेंबर्स आएंगे उसमें से अगर आप तीसरा पॉइंट देखोगे तो इसमें से कुछ जो मेंबर्स रहेंगे उसको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, इसको नॉमिनेट कौन करेगा? वाइसरॉय करेगा या फिर प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर्स करेंगे। अगर इसको वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना। तो अगर ये जो एडिशनल मेंबर्स है, अगर इनमें से कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा तो बाकियों का क्या होगा? बाकी कैसे आएंगे? तो बाकियों का यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है। ये पहला स्टेटमेंट आप देखिए कि पहले से हमें पता चलेगा कि कुछ जो है उसका इलेक्शन होगा, कुछ जो है वो इलेक्शन के थ्रू आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए आप। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग को नॉमिनेट किया जाएगा स्टेट लेवल पे गवर्नर्स के द्वारा और सेंट्रल लेवल पे वाइसरॉय के द्वारा। तो अगर कुछ को नॉमिनेट किया जाएगा तो बाकी कैसे आएंगे? तो यहाँ पे हम इन्फर कर सकते हैं कि बाकी जो है वो शायद इलेक्शन से आए। तो पहली बार इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन की बात किस एक्ट में की गई थी? 1892 के एक्ट में। ये याद रखना है साथियों, ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि पहली बार इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन करवाने की जो कोशिश थी वो किस एक्ट के प्रोविजन के द्वारा होते हैं? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। ठीक है, पिछली स्लाइड में एक और लाइन है जो कि हमारे बहुत काम की है कि दूसरी लाइन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिस्कस बजट। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। पहले क्या था कि कोई डिस्कशन नहीं होता था, एक बार जो बजट आ गया उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो बजट पे अब डिस्कशन जो है वो करना अनिवार्य हो जाएगा, डिस्कशन होगा। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये दूसरा स्टेटमेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 का, इसने पहली बार इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब कैसे? देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब एक आपको पता है कि एक रूलिंग पार्टी होगी, कि ओपोजिशन वाले होंगे। अब अच्छी तरीके से कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है? जब सवाल जवाब किया जाए रूलिंग गवर्नमेंट से, अगर ओपोजिशन वाले सवाल पूछ सकें तो आप कहोगे कि वाकई पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। यही तो खूबसूरती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो हमें कैसे पता चलता है? तो हमने देखा पिछली स्लाइड में कि अब यहाँ पे बजट पे डिस्कशन होगा, तो डिस्कशन होगा तो सवाल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत होती है। कैसे? तो जो मेंबर्स हैं वो बजट के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करी गई कि ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे कि बजट का कोई प्रोविजन है तो किसी ओपोजिशन वाले ने उस पर क्वेश्चन पूछ दिया, इस बजट का ये जो प्रोविजन है मतलब कि ये समझ नहीं आया, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, उसने सवाल पूछ दिया। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दे दिया मान लो, लेकिन उसके बाद वापस से अगला सवाल नहीं आप पुट कर सकते हो। मतलब एक बार पूछा, जवाब मिल गया, बस कहानी खत्म। अगला सवाल नहीं पूछ सकते। जो ये उसके बाद जो अगला सवाल आप पूछोगे उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। इस पे थोड़ी रोक लगाई गई थी, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत कैसे हो रही है? आप देखो, पार्लियामेंट का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक साथ में हो रहा है। कैसे? लास्ट यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, तो इसका प्रोविजन था, इस एक्ट का प्रोविजन था कि जब हम बात करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो वहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ज़मींदार हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं, ये अपने नुमाइंदे जो है यहाँ पे भेज सकते हैं। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत यहाँ पे आप कह सकते हो कि हो रही है इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।